दोस्तों स्वागत है आप लोग के बीच आरवीएस टीचिंग पे। आरवीएस टीचिंग पे आज आप लोग के बीच एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। आपको बता दूं कि यह क्लास 10th एवं 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है परागन की संरचनाओं का वर्णन करें। आज तक आप ये जाने होंगे कि परागन क्या होते हैं, पढ़े होंगे कि परागन का मतलब होता है पराग कोश से परागकण निकलकर वर्तिकांग तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया परागन कहलाती है। बात सही है। पढ़े होंगे कि परागन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्वपरागन और दूसरा होते हैं परपरागन। अगर बात किया जाए तो आप पढ़े होंगे स्वपरागन वैसे परागन को कहा जाता है जिसमें पराग कोश से परागकण निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र तक गिरने की प्रक्रिया स्वपरागन कहलाती है। यानी कहने का मतलब किसी पुष्प के पराग कोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकांग तक अगर गिरने की प्रक्रिया है तो उसे हम क्या कहेंगे, स्वपरागन। और दूसरा होता है परपरागन। इसमें बोला जाता है पराग कोश से परागकण निकलकर किसी कारण से या किसी कारक के माध्यम से किसी दूसरे पुष्प पर जाते हैं, चाहे वह जल के कारण से हो, चाहे वायु के कारण से हो, चाहे कोई अन्य कारण से हो। अगर दूसरे पुष्प को जाके निषेचित करते हैं तो उसे हम कहते हैं परपरागन। अगर इसके बारे में बात किया जाए तो क्वेश्चन पूछा जाता है वायु परागित पुष्पों की विशेषता को लिखे। यानी कहने का मतलब कौन कौन सी ऐसी विशेषता अगर दे दिया जाए पुष्प में जिस पुष्प में वायु परागित हो सके। तो सबसे पहला बोलिएगा कि आप बताइए छोटू, अगर परागन का वजन 1 kg का रहे तो वो वायु में एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है? नहीं जा सकता है। तो सबसे पहले परागन क्या होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए। दूसरा कोई पूछे तो पौधे समीप समीप होना चाहिए। मान के चलिए कि एक पेड़ एक जगह है और दूसरा पेड़ 1 किलोमीटर बाद है, तो उतना दूर परागन जा सकता है? नहीं जा सकता है। उसके बाद वृक्ष आपस में सटे होनी चाहिए, उसका फूल परागण नीचे होनी चाहिए ताकि किसी पुष्प का पराग कोश उसके नीचे गिर सके। ठीक है। अब आते हैं परागन की संरचना में। तो देखिए परागन की संरचना के बारे में अगर बात करते हैं तो यही है आपके परागन का संरचना। इसमें है आपका साइटोप्लाज्म जिसको हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव। ठीक। उसके बाद है एक्साइन जिसको हम कहते हैं बाहरी चोल। क्या कहते हैं? बाहरी चोल, उसको हम कहते हैं बाहरी चोल। उसके बाद अगला है अंतःचोल। क्या होते हैं? अंतःचोल। इसको हम कहते हैं इंस्टाइन। क्या कहते हैं? इंटाइन। इसको हम क्या कहते हैं? आंतरिक चोल। यानी कहने का मतलब ये जो आपका ये जो गोलाकार संरचना जो दिख रहा है यह क्या है? साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म। और इसके बीच में एक छोटा सा जो गोलाकार भाग दिख रहा है इसे ही हम क्या कहते हैं? वर्धी केंद्रक। क्या कहते हैं? वर्धी केंद्रक। ठीक। यह बाहरी भाग है इसीलिए इसको हम कहते हैं बाहरी चोल एक्साइन, और यह इसका आंतरिक भाग है इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? अंतःचोल इंटाइन। कोई तरह का दिक्कत नहीं। उसके बाद आते हैं बात नीचे का। तो नीचे ये जो आप देख रहे हैं एक केंद्रक, इसी को कहते हैं हम जनन केंद्रक। क्या कहते हैं? जनन केंद्रक। यही एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो निषेचन की प्रक्रिया में योगदान देता है। उसके बाद यह है जनन छिद्र, यह इससे बाहर निकलता है। यह जनन केंद्रक जनन छिद्र से बाहर निकलता है, उसके बाद परागन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो देखिएगा छोटू, अगर बात किया जाए तो सबसे पहला है एक्साइन यानी बाह्य चोल। बाह्य चोल के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहले लिखिएगा परागन का यह क्या है? बाहरी भाग है। लिखिएगा बाह्य चोल परागन का बाहरी भाग है। ठीक। ये पढ़ाया एस्पेरोपिलिन। एस्पेरोपिलिन का बना होता है। कौन? परागकण किसका बना होता है? एस्पेरोपिलिन का बना होता है। ठीक। बना होता है। ये कठोर होते हैं। कैसा होता है? यह कठोर होता है। यानी कहने का ये जो बाहरी जो आवरण है, बाहरी आवरण, ये बाहरी आवरण कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। ठीक। उसके बाद इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि यह अम्ल से भी रक्षा करता है, क्षार से भी रक्षा करता है और ताप से सुरक्षा करता है। इतना ही नहीं, यह बारिश में जब परागन भीग जाते हैं तो उनको भी यह क्या करता है? रक्षा करता है। कौन? बाह्य चोल। एक स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया था जो परागन अगर बारिश में भीग जाएगा तो क्या होगा, यानी भीग जाएगा तो क्या होगा। तो ध्यान से सुनिएगा,
परागन के ऊपर एक्साइन पाए जाते हैं, यानी कहने का मतलब इनके ऊपर एक कठोर आवरण पाए जाते हैं जो प्रायः एस्पेरोपोलिनिन का बना होता है। ये काफी कठोर होते हैं जो अम्ल, क्षार एवं ताप से क्या करता है, सुरक्षा करता है। इसके साथ साथ यह जल से भी क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। उसके बाद अगला है इंटाइन। इंटाइन कहने का मतलब यह जो आपका ये जो आंतरिक भाग है यही क्या है, इंटाइन, जिसको हम अंतःचोल कहते हैं। देखिए ये प्रायः पतली होती है, मुलायम होती है या एक भित्ति के रूप में पाई जाती है, ठीक, जो प्रायः सेलुलोज तथा पेक्टिन का बना होता है। वह किसका बना था, एस्पेरोपोलिनिन का बना था। यह किसका बना है, सेलुलोज तथा पेक्टिन का बना होता है, ठीक। इसके बाद अगर बात किया जाए तो अगला भाग है आपका क्या, वर्धी केंद्रक। क्या है, वर्धी केंद्रक। यह है आपका वर्धी केंद्रक का काम क्या है, अनियमित आकार, यानी परागन का आकार कितना होना चाहिए वही आकार को कौन दर्शाता है, वर्धी केंद्रक। इसके अलावा परागन को जिंदा रहने के लिए पोषण प्रदान करता है। अब बताइए छोटू, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा तो उसको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, कुछ चाहिए या कि नहीं, तो उसको जिंदा रहने के लिए क्या देता है, पोषण देता है। कौन, वर्धी केंद्रक। उसके बाद अगला है जनन केंद्रक। क्या है, जनन केंद्रक। लिखिएगा परागन के बाहरी संरचना का वर्णन करें। अगर क्वेश्चन में पूछे तो लिखिएगा परागन में निम्न अंग पाए जाते हैं। परागन के अंतर्गत निम्न अंग पाए जाते हैं। सबसे पहला लिखिएगा एक्साइन। यह परागन का बाहरी भाग है जो जिसे हम एस्पेरोपिलिन कहते हैं या उसका बना होता है। यह काफी कठोर आवरण का बना होता है। यह अम्ल, क्षार एवं ताप के साथ साथ जल से सुरक्षा करता है। उसके बाद इंस्टाइन में बनाएगा, यह एक प्रकार का पतली मुलायम भित्ति का बना होता है जो कि सेलुलोज तथा पेक्टिन का क्या होता है, बना होता है, ठीक। इसके बाद लिखिएगा वर्धी केंद्रक। यह अनियमित आकार का होता है जो परागकणों में पोषण प्रदान करता है। क्या करता है, परागकणों में पोषण प्रदान करता है। इनके साथ साथ जनन केंद्रक नर युग्मक एवं मादा युग्मकों का निर्माण करता है। इस प्रकार परागन की संरचना की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो यह क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछा जाता है, तो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। और जो मेरे वीडियो में नए हैं कृपया लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।